हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद बोर्ड पे आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जो आपके गोधुली जी बुक है उसमें जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड के हम टोटल चैप्टर्स को लेने की कोशिश किए हैं इस वीडियो के माध्यम से, और टोटल चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपको हम कलेक्ट करके लाए हैं ताकि आपके एग्जाम में यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। और इस वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। राइट आंसर होगा बी। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसके आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी, यानी कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया एक पत्रिका है मूक नायक। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम देखेंगे अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? भाईचारा का वास्तविक रूप जो होता है दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे सभ्य समाज की आवश्यकता डैश है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध या पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की जो है वह सब जो है श्रम विभाजन होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में गए थे, अमेरिका गए थे। आगे हम देखेंगे अंबेडकर के जो चिंतन व रचनात्मक के जो लिए प्रेरक व्यक्ति थे वह कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, इनमें से सभी थे। तीनों इनका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति पार्टी तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 1936 इसका राइट आंसर होगा। 1936 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा एक क्या है? निबंध है। क्या है? एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इनमें से सभी जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वह श्रम विभाजन को इसलिए आवश्यक मानता है कार्य कुशलता को लेकर के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे हम देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भाषण का संपादित अंश है। कहां से लिया गया था? तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अंबेडकर के भाषण में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ललई सिंह यादव ने किया था। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म जो होता दलित परिवार में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेखक को किस युग में, इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह जातिवाद में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा जातिवाद। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे हम देखेंगे अंबेडकर के माता पिता का क्या नाम था? अंबेडकर के माता पिता का जो माता का नाम, सॉरी माता पिता नहीं, माता का नाम पूछ रहा है। तो अंबेडकर जी का माता का नाम जो था भीमाबाई था। याद रखिएगा अंबेडकर जी का पूरा नाम होता भीमराव अंबेडकर। तो भीम जो आगे वाला जो नाम है उन्हीं से माता का नाम भी याद रख पाइएगा, भीमा से भीमराव। ठीक है, चलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? डॉक्टर जो है अंबेडकर जी को पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण की थी। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद में पोषक तत्वों की कमी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखक
बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक जो है बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, कैसा है? लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, कैसा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हानिकारक है। ठीक है, आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका राइट आंसर होगा महू, मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। चलिए आगे हम देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। आगे है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे हम दूसरे चैप्टर्स को देखते हैं। दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। 20 के दांत कहानी के जो कहानीकार है वह कौन थे? 20 के दांत कहानी के जो कहानीकार है वह कौन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे, गिरधर कौन था? गिरधर जो था वह कौन था? तो आप सभी जानते हैं, इस कहानी को पढ़े होंगे। गिरधर जो था वह मदन का पिता था। कौन था? मदन के पिता था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो इसका राइट आंसर होगा 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, आगे देखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा ने के पिताजी का माताजी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। चलिए आगे हम देखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा को के कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा जो थे, इनके जो कहानी जो था मनोवैज्ञानिक समग्रता से उभर कर आए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मदन से, खोखा, मदन नहीं, खोखा, मदन तो रेबड़ का बेटा था, खोखा से खतरा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो यह बांग्ला भाषा का शब्द है। बांग्ला में खोखा खोखी बोला जाता है बेटा बेटी को। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह जो पंक्ति है सेन साहब ने कही है, याद रखिएगा। आगे चल क्वेश्चन देखेंगे, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? आप याद रखिएगा, कासू नाम था इसका, कासू। आगे देखेंगे, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। सेन साहब ने अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे अपने पुत्र को? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? मदन जो है अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम जो था पंडित रामावतार शर्मा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा गिरधर लाल को। आगे हम देखेंगे, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों का उजागर करती है? तो यह मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो वह लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे? किसके व्यंग से? पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐठ कर रह गए थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र जो थी 5 से 6 साल थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मदन किसका पुत्र था? मदन जो था वह गिरधर का पुत्र था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? नलिन बिलोचन शर्मा पटना जो है विश्वविद्यालय जो है उसका अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 1959 में। चलिए आगे देखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा बदरघाट पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बदरघाट पटना में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है।
लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात का गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, माता पिता को, सॉरी मामा मामी को या माता पिता को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माता पिता को इसका गर्व है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा हंस, हंस इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा यह खोखा के अनुसार, खोखा जो था उसी के लिए सेनों ने अपना क्या कर दिया था? सिद्धांत को बदल दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? लड़कियों थी यानी लड़कियां होगा, ठीक है। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, याद रखिएगा। अब पांचों का नाम पूछता है। सॉफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सॉफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। आगे देखेंगे। आगे अब नेक्स्ट जो है कविता है, भारत से हमने क्या सीखा। तो मैक्स मुलर की जो कविता है उसको वहाँ से हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। मैक्स मुलर ने वेदांतियों के वेदांती किसने कहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे हम देखेंगे। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग को मिला था। चलिए आगे हम देखेंगे। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? मैक्स मुलर जो है वह मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जो है किस भाषा में करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मन भाषा में करवाया था। आगे देखेंगे। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक सांख्यवाद किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स मुलर ने दिया था। आगे देखेंगे। कंठ और केन उपनिषद होते हैं का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, जर्मन भाषा में करवाया था, कंठ और केन का। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है मैक्स मुलर ने वह किस भाषा का, तो आंसर सी होगा, ये संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। आगे देखें। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु जो हुई थी वह 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पारसियों का धर्म क्या नाम है? पारसियों के धर्म क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी नहीं, सॉरी डी होगा। जड़युस्त बोलते हैं, यानी कि जड़युस्त्र, यानी कि जो पारसी के जो देवता होते हैं ना, तो उनको जेसस क्रिस्ट यानी कि जड़युस्त बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे हम देखेंगे। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से है, के प्रयोगशाला उपकरण से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से है, या मनोविज्ञान से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरातत्व विज्ञान से। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वाराणसी में मिला था, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्राप्त की थी। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, सॉरी प्राप्त नहीं, प्रदान की थी। किसको प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा मैक्स मुलर को प्रदान की थी। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? सभी को मालूम है कि बिहार में अवस्थित है। आगे हम देखेंगे। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध जो है वह याद रखिएगा मानव विज्ञान से है। नृवंश, नृ मतलब होता है मानव, ठीक है, मानव विज्ञान से संबंधित है। दारिश क्या है? दारिश जो था यह क्या होता है? दारिश सोने के प्राचीनतम सिक्के, प्राचीनकालीन सिक्का होता है, उसको दारिश बोलते हैं। आगे हम देखेंगे। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 1823 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो का संबंध किस देश में है? प्लेटो का संबंध जो है किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनान से है। आगे देखेंगे। भारत से हमने क्या सीखा के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है? शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से 11वीं सदी तक माना जाता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का लैटिन शब्द जो है वह अग्नि शब्द, वह लैटिन शब्द में किस रूप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इग्निस। इग्निस बोला जाता है, इग्निस के मतलब होता है अग्नि। हर्षक थे, हर्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा, हर्षक एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जॉन्स ने भारत की यात्रा 1883 ईस्वी में की थी,
सॉरी 1783 है, 1783 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1783, हम 1800 बोल दिए हैं, 1700 है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, मुंडा किस देश की जाति होता है? मुंडा, मुंडा एक जनजाति होता है, वह किस देश का होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, भारत के, ठीक है। आगे हम देखेंगे, भारत से हमने क्या सीखा पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। भारत कहाँ बसता है? तो भारत का पहचान जो है वह गांव से होती है। कहाँ से होती है? गांवों से होती है। आगे हम देखेंगे, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा, डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। जर्मनी का एक शहर है, डेसाऊ में हुआ था। वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग क्या था? यह भारत का गवर्नर था, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम जो था विल्हेल्म मुलर था, विल्हेल्म मुलर था। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रयत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, प्रयत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, ठीक है। किसने वाराणसी में के पास सोने से सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? किसको मिला था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग को, जो भारत का क्या था? जनरल गवर्नर था। आगे हम देखेंगे, गवर्नर जनरल था। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? किसके क्षेत्र के कारण? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, नीति कथा के कारण। चलिए आगे हम दूसरा चैप्टर्स को देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? निर्जल अपराधी नाखून को कहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र किनकी रचना है? कामसूत्र जो है वत्स्यान की रचना है। किनकी रचना है? वत्स्यान, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। सिक्तक का अर्थ क्या होता है? सिक्तक का अर्थ जो होता है मोम होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी, मोम होता है। चलिए आगे हम देखेंगे, महाभारत क्या था? महाभारत क्या है? तो याद रखिएगा, महाभारत एक पुराण है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग? तो गौड़ देश के लोग जो थे वह बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते थे। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? छोटे नख कौन पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणात लोग जो थे वह छोटे नख पसंद करते थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो होता बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? ठीक है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा बंदरिया। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा बंदरिया। बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती है। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं के राजा जो थे उन्हें इंद्र को संबोधित किया जाता है। किसे? इंद्र को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नख किसका प्रतीक होता है? नख जो होता है मानवता का प्रतीक होता है या पशुता का प्रतीक होता है या ए और बी दोनों का प्रतीक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह पशुता का प्रतीक होता है। नख जो होता है पशुता के प्रतीक होता है। आगे हम देखेंगे, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे हम देखेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो काशी विश्वविद्यालय से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को वह ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1957। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के फूल की रचना है? अशोक फूल जो है किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। चलिए आगे हम देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु जो हुए थे 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? और इसका जो बेस्टलेस किताब ऑनलाइन खरीदे। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह ऑप्शन नंबर जो है
ए इसका राइट आंसर होगा, कामसूत्र से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ बीवी यानी कि विश्वविद्यालय। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नख से है, ठीक है। नख को हम किस प्रकार से भी ढाल सकते हैं, चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल। आप तो देख रहे हैं डिजाइन के नख आ रहा है, नख मतलब नाखून। आगे चलिए देखते हैं, अलकत का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आलता समझते हैं ना, अलता जो हाथ नाखून में लगाया जाता है, उसी का अर्थ होता है अलकत तक। चलिए आगे हम देखेंगे, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिली थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आलोक पर्व पर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे? तो प्राचीन मानव जो थे, आदि मानव जो होते थे, वो नाखून से ही अपना अस्त्र शस्त्र बनाते थे, जो उससे ही शिकार करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास जो था, इनमें से सभी था, लोहे का शस्त्र भी था, घोड़े भी थे, मिट्टी यानी कि कच्ची का घर था। कच्चा घर समझते थे, पहले मिट्टी के गिलावा पर जो घर होता था, वो सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। चलिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास ने कहा है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य जो है आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? एटम बम पर। चलिए आगे देखेंगे, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गौतम बुद्ध का है। आगे देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या के में लेखन की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कहानी। चलिए आगे हम देखेंगे, कौन सा रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह माटी के मूरत। इसका राइट आंसर होगा माटी के मूरत। खाली हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं लिखे थे, लेकिन यह अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की आदिकाल, यह सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? चीन में है, जर्मनी में है, नेपाल में है, जापान में है। तो इसका राइट आंसर होगा जापान। आगे देखते हैं, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? छोटे नख कौन पसंद करते हैं? तो दक्षिणात्य लोग जो है छोटे नखों को पसंद करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध। चलिए आगे हम देखेंगे, दधीचि की हड्डी को क्या बनाया गया था? दधीचि की हड्डी से इंद्र का वज्र बनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत के प्रति है? लेखक के अनुसार जो है नाखून जो है वह पार्श्व वृत्ति के पड़ती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहजात वृत्तियां जो है यह ऑप्शन बी यानी कि अनजान स्मृतियों का जो है इसे कहते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है आगे जो है वह नागरिक लिपि से लिया गया है, ठीक है, नागरिक लिपि से लिया गया है। और ऐसे करके हमने अभी तक नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे। नागरिक लिपि में के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत से मिलते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, वतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र जो है 1020 ईस्वी का है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे, उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेखक कब से मिलने लगे थे? उत्तर भारत से जो नागरिक लिपि के लेखक जो है कब से मिलने लगे थे? तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं सदी से। इसका राइट आंसर होगा 8वीं सदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है मराठी भाषा में की थी। किस भाषा में? मराठी भाषा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई जो है वह वर्धा में की थी। कहाँ पे की थी? वर्धा में की थी। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई थी? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरिक लिपि में लिखी गई है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि, संस्कृत भाषा देवनागरिक लिपि, याद रखिएगा। पंजाबी गुरुमुखी, याद रखिएगा।
गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। अभी तो हमने ऊपर देखा है, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्षर कथा। चलिए आगे देखेंगे। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? देवनगर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बंगला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की है। बंगला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की है, यह बात कहाँ किसने कही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह इसकी बहन है। बंगला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की बहन है, याद रखिएगा। केरल के शासक द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा नागरिक लिपि में लिखी गई थी, याद रखिएगा। पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरिक नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य के जो राजा होते थे उनके जो उन्होंने जो लिपि लिखा था उस लिपि का नाम था नंदी नागरिक लिपि, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के जो स्थापना हरिहर और बिक्कड़ दो भाइयों ने मिलकर किया था। चलिए आगे हम देखते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापना शैलियों को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत के जो विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता था? नागर शैली कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? मुद्रण के टाइप कब बने थे? 2 सदी पहले बने थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे। नागरिक लिपि कब तक सर्वदेशी लिपि थी? तो नागरिक लिपि जो है 18वीं से 11वीं सदी तक एक सर्वदेशी लिपि थी। चलिए आगे हम देखेंगे। पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि को सिद्धम कहते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2500 से अधिक निबंध लिखे हुए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपि की कहानी जो है गुणाकर मूल्य की रचना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लामी शासक जो है भारत में कब से आना शुरू किए थे? तो 12वीं सदी से आना शुरू किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस शासक ने अपने सिक्के पर राम सीता की आकृति और नागरिक लिपि में रामस्यई शब्द अंकित करवाए थे? यह क्वेश्चन बड़ी VVI है, बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपसे ना बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अकबर ने करवाई थी। इसका राइट आंसर होगा अकबर। चलिए आगे हम देखेंगे। नागरिक लिपि शीर्षक निबंध से निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुणाकर मूल्य। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरिक लिपि जो है किस पुस्तक से लिया गया था? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है नागरिक लिपि। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की कौन सी? देवनागरिक लिपि है, याद रखिएगा। नेपाली भाषा की भी कौन सी है? देवनागरिक है। टकसाल शब्द का संबंध कैसा होता है? टकसाल शब्द का संबंध होता है सिक्कों से, याद रखिएगा। सरवनबेलगोला स्थान का संबंध कहाँ है? सरवनबेलगोला स्थान का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म से है, याद रखिएगा। सिद्धम का क्या अर्थ होता है? सिद्धम क्या है? ठीक है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। कहाँ की? दक्षिण भारत की। कैसी देवनागरिक की संख्या दी गई है? किसे देवनागरिक की संख्या दी गई है? याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा काशी को। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सरहपाद, ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष एक क्या था? प्रख्यात राष्ट्रकूट का राजा था। यह राष्ट्रकूट एक जो है वंश का राजा था। अमोघ वर्ष, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बेतमा कहाँ है? बेतमा एक जगह है, वह कहाँ पे? इंदौर के पास है। दक्षिण भारत के पांड्य देश से किस राजा के पिलियम ताम्रपत्र मिलते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा राजा वर्गुन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। चलिए आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? यह भी क्वेश्चन बड़ी VVI क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा अमरकांत। इसका राइट आंसर होगा अमरकांत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अमरकांत। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरकांत को किस कहानी की लेखन
के लिए पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी कलेक्टरी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, डिप्टी कलेक्टरी के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। बीच की दीवार, बीच की दीवार किस की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। चलिए आगे देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। 9-2-11 होने मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा कौन पूछा था? निर्मला ने पूछा था। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी? बहादुर को डंडे से पिटाई किसने की थी? किशोर ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी थी? तो याद रखिएगा, जिलेबी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा अमरकांत। चलिए आगे देखेंगे, निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी वह कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। कहानीकार की कौन थी? पत्नी थी, लेखक की पत्नी। चलिए आगे देखते हैं, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर जो था वह नेपाल से भागकर आया था। कहानीकार के लड़के का नाम था, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशोर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर जो था वह नौकर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी में। आगे देखेंगे, बहादुर अपने घर से क्यों भाग आया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग आया था? तो इसका राइट आंसर होगा, मां की मार के कारण बहादुर घर से भाग आया था। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 11 रुपए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपए खोने का प्रपंच जो था वह किसने रचा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने। लेखक के रिश्तेदार भी बोल सकते हैं, कहानीकार मतलब लेखक। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसने मन में आई थी? किसके मन में आई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह बहादुर के मन में आई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक इसलिए चला गया कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1925 में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, उन्होंने किस पुस्तक के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। चलिए आगे देखेंगे, जिंदगी और जोक, ठीक है, जोक नहीं, जोक होता है, ठीक है, किनकी कहानी है? तो जिंदगी और जोक जो है अमरकांत की एक कहानी है। याद रखिएगा। आगे देखेंगे, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम जो था, इसका राइट आंसर होगा दिल बहादुर इनका पूरा नाम था। आगे देखेंगे, निर्मला आंखों पर क्या रखकर सोने लगी? निर्मला आंखों पर आंचल रखकर सोने लगी। लेखक के घर में किनकी नितांता आवश्यकता थी? तो लेखक के घर में नौकर की नितांता आवश्यकता थी। चलिए आगे देखेंगे, मां के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? मां के डर से लड़का जो है रात भर जंगलों में छिपा हुआ था। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले थे? लड़के ने हांडिया से 2 रुपए निकाले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 रुपए निकाले थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। इसका राइट आंसर होगा, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है? बहादुर जो थे निर्मला की जो पत्नी थी यानी लेखक की पत्नी को मां के रूप में देखता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इंजाम लगाया गया था? तो 11 रुपए। आगे देखेंगे। चलिए आज के लिए यहाँ तक ही छोड़ते हैं, और यह जो टोटल 6 चैप्टर आपको रिवीजन किया गया इस वीडियो में, और इसे आप देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।
और कमेंट करिएगा ताकि आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आप जो है अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिएगा।